जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब अफगानिस्तान में हालात ख़राब होना शुरू हो गया था तब भारत में कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था भारत को अफगानिस्तान में इंडियन आर्मी को उतारना चाहिए ताकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को मदद मिले, तालिबान के खिलाफ लड़ सके। लेकिन एक गुट ऐसा था जिनमें मैं भी शामिल था। हमारा मानना ये था भारत को अफगानिस्तान के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, खासकर इंडियन आर्मी या फिर एयरफोर्स को बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि भारत अभी तक ऐसा कोई भी देश में अपना सैनिकों को जाकर तैनात नहीं किया है। हाँ, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग प्रोग्राम के थ्रू भारत के सैनिक अफ्रीका में और बाकी देशों में ज़रूर तैनात है और वहाँ वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उस देश के जो लोकल लोग हैं वो भारतीय आर्मी के काम में काफ़ी खुश है। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टोरी आपको बताऊंगा जिसके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 17-18 साल पहले भारत का ये तैयारी था तकरीबन 20,000 सैनिकों को इराक में उतारा जाए और वो 20,000 सैनिकों को चुन भी लिया गया था। और दोस्तों, ऐसा सब कुछ अमेरिका के दबाव के कारण हो रहा था। अब आप सबके मन में कई सारे सवाल होंगे, भारत क्यों मजबूर था इराक में 20,000 सैनिक भेजने के लिए? फिर आखिर वक्त में भारत ये प्रोग्राम में ये प्लान से क्यों पीछे हट गया? अगर इंडियन आर्मी के 20,000 सैनिक इराक जाते तो आगे क्या क्या होता? दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं आप सबको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, 9/11 के बाद मिडिल ईस्ट देशों में अगर कोई देश अमेरिका का ज़्यादा दुश्मन बन गया था तो वो था इराक। तब इराक मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश था और अमेरिका को तब मिडिल ईस्ट में तेल पर नज़र था और वो कैसे भी करके इराक को झुकाना चाहता था। लेकिन इराक अमेरिका की बात को मानने के लिए राजी नहीं हो रहा था और तब अमेरिका समेत जो बाकी देश थे वो एक नया थ्योरी लाए कि इराक में ओपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या फिर केमिकल वेपन वगैरह बन रहा है, जिसे सदाम हुसैन अपने ही लोगों के ऊपर उसे इस्तेमाल कर रहा है। और इस बहाने अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी देश इराक पर हमला कर दिए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं था और आज भी इराक में केमिकल वेपन कहीं भी नहीं मिला। हालांकि ऐसा कुछ रिपोर्ट थे, अमेरिका खुद ही 1980 और 90 के टाइम में कुछ छोटे छोटे केमिकल वेपन वगैरह इराक को दिए थे ताकि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। हालांकि वो भी प्रूफ नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा भी कुछ रिपोर्ट है। और दोस्तों, इसके साथ ये भी खबर था, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इराक था, इसलिए इजराइल के जो लॉबी है अमेरिका में वो चाहते थे कैसे भी करके इराक कमज़ोर हो। इसके साथ तब अमेरिका का नज़र मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल के ऊपर था और तब इराक मिडिल ईस्ट में उन देशों की लिस्ट में था जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते थे। ऐसे में इराक अगर अमेरिका के कब्जे में आ जाता तो बाकी और भी जो देश थे वो भी अमेरिका की सपोर्ट डर से या फिर बेनिफिट के कारण करते ही करते और अमेरिका का पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट में एक बड़ा कंट्रोल हो जाता। और तब इराक दुनिया का 5th लार्जेस्ट आर्मी था और मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर आर्मी वाला देश था। फिर भी अमेरिका समेत बाकी देश इराक पर अटैक किए। दोस्तों, मार्च 20, 2003 को यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर अटैक करने की ऐलान किया और लगभग 42 डेज के बाद 1 मई 2003 को इराक जंग की समाप्ति भी वो घोषणा की और वो ये 42 डेज की लड़ाई में और दोस्तों, ये 42 डेज की लड़ाई में अमेरिका का जहां 200 से 1000 के करीब सैनिकों की मौत हुई थी, तो इराक की 7,000 से लेकर 40,000 तक सैनिकों की मौत हुई थी। और इस जंग में इराक की बुरी तरीके से हार हुई। 5th लार्जेस्ट आर्मी होने के बावजूद वो अमेरिका को ज़्यादा चुनौती नहीं दे पाया। इसके बाद सदाम हुसैन को अमेरिकी सैनिक बलों ने अरेस्ट करके अपने देश ले गए और ये जंग खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, इस जंग के बीच भारत ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अमेरिका की इस जंग की ऐलान को विरोध किया था। भारत का ये दलील था, अगर सदाम हुसैन कुछ गलत काम कर भी रहा था तो उसे यूनाइटेड नेशन के रूल के हिसाब से जाकर उस पर कोई कार्रवाई करना चाहिए था। ऐसे अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ देश अपने तरफ से मनमानी करके इराक के ऊपर अटैक करके सही नहीं किए। लेकिन दोस्तों, आगे अमेरिका भारत के लिए जो प्लान सोचा था वो आपको हैरान कर देगी।
जी हाँ, जंग खत्म होने के बाद अमेरिका यह चाहता था भारत अपना 20,000 के करीब सैनिकों को इराक भेजे ताकि ये सैनिक जाकर इराक में शांति स्थापना कर सके। और ये अमेरिका का कोई रिक्वेस्ट नहीं था, अमेरिका एक तरह से दबाव बनाकर भारत को इस फैसले पर राजी करना चाहता था। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे भारत ने बहुत चालाकी से अमेरिका की ये प्लान को मना कर दिया। और हालांकि उस टाइम में देश में कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना था भारत को अमेरिका की सहायता के लिए या फिर अमेरिका की रिक्वेस्ट के बाद 20,000 सैनिकों को इराक भेजना चाहिए था। दोस्तों अगर अब तक आप ये टॉपिक को देख रहे हो तो आखिर तक जरूर देखिए जब शुरू में अमेरिका के राजदूत ने वाजपेयी जी के सामने ये ऑफर को रखा था तब वाजपेयी जी शुरू से ही ये ऑफर के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनके मन में 5 सवाल थे। अमेरिका क्यों भारतीय सैनिकों की मदद चाहता है? दूसरा सवाल ये था, अगर भारतीय सैनिकों का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अगर मान लेते हैं कभी दंगा भड़क गया तो क्या भारतीय सेना के पास वो अधिकार होगा वो अपने बचाव के लिए गोली चला सके या फिर एक्शन ले सके? तीसरा सवाल था, भारतीय सेना कब तक इराक में रहेगी? और चौथा सवाल था, इराक का रोड मैप क्या होगा? सद्दाम हुसैन के बाद इराक का क्या होगा? पांचवा सवाल था, अगर भारतीय सेना इराक में तैनात होते हैं तो वो किनके कमांड में काम करेंगे? लेकिन दोस्तों वाजपेयी जी तो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन तब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे LK आडवाणी जी, वो इंटरेस्टेड थे या फिर वो चाहते थे भारत अमेरिका की मदद करे, क्योंकि उस टाइम में भारत पर कई तरह का सैंक्शन लगा हुआ था। इसलिए हमारी इकोनॉमी को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी ग्रो करने में, क्योंकि परमाणु धमाके के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देश भारत पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। लेकिन वाजपेयी जी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन बाद में अमेरिका का दबाव बढ़ता गया। इसके बाद तब जो NSA थे ब्रिजेश मिश्रा जी और खुद LK आडवाणी जी कई बार अमेरिका की विजिट पे गए और इस टॉपिक पर कई बार अमेरिका के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और कई बातों पर नेगोशिएशन भी की। और एक टाइम में ऐसा आ गया था, भारत बिल्कुल माइंड बना लिया था कि 20,000 सैनिक हम इराक भेजेंगे, और मीडिया रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जाता था कि 20,000 सैनिकों को चुना भी जा चुका था। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो पाया। खुद वाजपेयी जी इंटरेस्टेड नहीं थे, इसके साथ में जो अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस और खुद RSS भी नहीं चाहती थी भारत अपनी सेना को इराक भेजे, क्योंकि अमेरिका जो गंदगी इराक में फैलाया था हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि वहाँ जाकर उसको सफाई करने की। मतलब भारत का इराक के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। अमेरिका तो कह रहा था इराक दुनिया में टेररिज्म फैला रहा है, लेकिन इराक से तब भारत को कोई ज़्यादा खतरा नहीं था। एक तरह से इराक और भारत एक तरह से दोस्ती थे। हमें खतरा ज़्यादा था पाकिस्तान को लेकर, लेकिन तब अमेरिका शुरू में पाकिस्तान को लेकर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड शो नहीं कर रहा था उस टाइम में। इसलिए भारत उस टाइम में 2-3 महीना तक इस टॉपिक को ऐसे ही टालता गया और आखिर वक्त में अमेरिका को मना कर दिया, हम भारतीय सैनिकों को इराक में नहीं भेजेंगे। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये भारत का बहुत सही फैसला था, क्योंकि इसके पीछे कुछ 3-4 वजह थे। एक तो इराक हमारा कोई डायरेक्ट एनिमी नहीं था। दूसरा बड़ा वजह यह है कि अगर हम 20,000 सैनिकों को इराक में तैनात करते तो हर साल $200 मिलियन के करीब खर्चा आता, और हम हर साल इतने पैसा क्यों बर्बाद करें। हालांकि इराक जहां भारतीय सैनिकों की तैनात करना चाहता था वो कुर्दिश एरिया थी और काफ़ी शांत एरिया थी। लेकिन मान लो अगर हमारे सैनिकों के ऊपर इराक के जमीन पर अटैक होता है और कुछ जवान शहीद होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन होते? हम ऐसे जंग में जाकर शामिल होने वाले थे जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। मैं तो कहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफ़ी स्मार्टली अमेरिका को उस टाइम में एक बार और मात दी, क्योंकि तब अमेरिका चाहता था अगर भारतीय सैनिक आ जाते तो उसके ऊपर कुछ प्रेशर कम होता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी उसको बातों में फंसाकर आखिर में भारत को इस दलदल से निकाल दिया। इसलिए मेरे दिल में अगर कोई एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़्यादा इज्जत है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोस्तों आप भी इस टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।